दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th गणित का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों अगर आप लोग इस बार मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जितना भी प्रश्न लेकर आए हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न कहता है कि 1/a⁴n का मान निम्नांकित में से कौन है। दोस्तों कहता है कि 1/a⁴n का मान निम्नांकित में से कौन है। तो देखिए ये दोस्तों सीधे आपको वास्तविक संख्या में से एक फार्मूला पूछा गया है। जैसे देखिए अगर आपको पूछ दे कि 1/10⁻² का वैल्यू कितना होगा, तो इसका जो डायरेक्ट वैल्यू होगा वो 10⁻−2 होगा। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा a⁻n। अब देखिए प्रश्न आपके एग्जाम में किस तरह से आता है, पूछ देगा कि 1/20⁴। अब देखिए इतना बराबर कितना होगा, तो डायरेक्ट लिखना है 20⁻⁻4, यानी कि 1 में जितना रहेगा उसका डायरेक्ट हम लोग इन्वर्स कर देंगे, यानी कि जितना पावर रहेगा उसका हम लोग इन्वर्स कर देंगे। तो इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो देखिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यही फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देना है जो फार्मूला यहाँ पर पूछा गया है। इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछेगा तब। चलिए उसके बाद आते हैं दूसरा प्रश्न में। देखिए दूसरा प्रश्न ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहता है यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका मौसा है। दोस्तों कहता है कि p और q कैसी संख्या है, दोनों अभाज्य संख्या है, तो उसका मौसा क्या होगा। तो देखिए आप लोग एक थ्योरी पढ़े होंगे कि दो अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, दो अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, एक होता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, एक। अब देखिए इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे आपको पूछ दिया कि बताइए कि 23 और 17 का मौसा होगा वो कितना होगा। तो देखिए इसका मौसा डायरेक्ट नहीं निकालना है, सीधे देखना है कि दोनों अभाज्य संख्या है, तो इसका मौसा कितना होगा, एक होगा। अब जैसे पूछ दिया कि 5 और 7 का मौसा कितना होगा, तो दोनों अभाज्य संख्या है, तो इसका जो मौसा होगा वो कितना होगा, एक होगा। तो इस तरह से सीधे डायरेक्ट इसका आंसर बनाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सब ट्रिक आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए ये भी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि a+√b का परिमेयकारी गुणक है। दोस्तों कहता है कि a+√b का परिमेयकारी गुणक है वो कौन है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा a-√b हो जाएगा। क्यों, देखिए इसमें से a अगर यहाँ पर देखिए माइनस रहेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा क्या, √ गुना √2 अगर बचे गुना करेंगे दोनों को तो क्या होगा, तो b हो जाएगा, यानी ये परिमीकरण कर देगा। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा a-√b। अब देखिए क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि 3+√2 का परिमेयकारी गुणक होगा वो कौन होगा, तो इसका हो जाएगा 3 - √2। इस तरह से डायरेक्ट आंसर ये सबका बताना है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए चौथा प्रश्न ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए कहता है कि यदि a+√b बराबर c+√d हो तो a और c में क्या संबंध है। तो दोस्तों a और c क्या होगा, आपस में बराबर होगा। कैसा होगा, a और c आपस में बराबर होगा। इसको आपको याद रखना है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद आते हैं अगला प्रश्न में। देखिए ये भी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए कहता है कि 3/3 गुने 2 गुने 5 और कॉमा दिया हुआ है। कहता है 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और गुने 5 का मौसा होगा। तो देखिए मौसा आप लोग जानते होंगे, यानी कि HCF हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जो दोनों में मैच करता है। देखिए 5 दोनों में मैच कर रहा है तो 5 लिखेंगे, 2 देखिए दोनों में है तो 2 लिखेंगे, और 3 दोनों में है तो 3 लिखेंगे। अब देखिए तीनों का गुना कर देंगे
तो 5 दूना 10 और 10 दिया ही 30, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न में। देखिए ये प्रश्न आपके एक बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है। देखिए कहता है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। कहता है तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा का समय लगाते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। यानी कि देखिए कोई धावक है, एक धावक ऐसा है जो एक ग्राउंड को 1 घंटा में पूरा करता है, दूसरा है वो 3 घंटा में पूरा करता है और जो तीसरा है वो 5 घंटा में प्रारंभ करता है। तो कहता है कि मान लीजिए कि यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, वो तीनों एक साथ दौड़ना स्टार्ट करता है। तो कहता है कि कितने देर के बाद तीनों एक जगह पर पुनः मिल जाएगा। तो इसमें क्या करना है, आपको एलसीएम निकाल देना है। अब देखिए 1, 3, 5 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 1 गुने 3 गुने 5। 1, 3, 5 का एलसीएम कितना होगा, तो 5 से 15 होगा, यानी कि तीनों कितना देर बाद मिलेगा, तो 15 घंटे बाद मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 7वां प्रश्न कहता है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे का समय लगता है। तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। दोस्तों जो दोनों क्वेश्चन है वो लगभग सेम है। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। आप खुद से बना करके देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। तीनों का आपको एलसीएम निकाल देना है। तो आप कमेंट करिए कि इसका सही आंसर क्या है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन है, तो ऑप्शन दिया हुआ है ए में 15, बी 23, सी 12 और डी 75। तो देखिए आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो 23 है वो अभाज्य संख्या है। इसका कोई गुणनखंड नहीं है, यानी कि यह 1 से कटेगा और वह 100 से कटेगा, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा। तो यह अभाज्य संख्या है। 15 देखिए 5 से कटेगा, 3 से कटेगा। 12 देखिए 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 3 से कटेगा। उसका देखिए 75 5 से कटेगा, 3 से कटेगा। तो आप लोग इसको देख लीजिए। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 9वां प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न आपके लिए VVI है और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए। देखिए कहता है कि यदि 65 तथा 117 का मस यानी कि HCF 15m - 17 के रूप में है तो m का मान निकालें। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि 65 और 17 का जो मस है वो किस रूप में है, तो 65m और -117 के रूप में है। तो m का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 65 और 117 का HCF निकाल लेंगे। तो देखिए 17 पचे 65 और 13 पचे 65 यानी कि 13 हो गया, और ये 13 से ये भी कट जाएगा, यानी कि इसका जो HCF है वो कितना आएगा, 13 आ जाएगा। आप इसको HCF निकाल लीजिए दोनों का, 13 से दोनों कट जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा, इतना बराबर हो जाएगा 65m और -117। अब देखिए 117 इस तरफ प्लस में माइनस में, इस तरफ जाकर हो जाएगा प्लस में, यानी कि 65m बराबर 117, 13 हो जाएगा 130। अब 65m 130 से काटेंगे कितना होगा, तो 65 दूना 130, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी कि जो m का वैल्यू होगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। चलिए उसके बाद आइए 10वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि 2, 10 और 20 के लस और मस का अनुपात है। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी आप खुद से बना सकते हैं। देखिए आप इसका लस निकालिएगा यानी कि लघुत्तम निकालिएगा तो कितना आएगा, 20 आएगा, और इसका जो HCF होगा वो कितना होगा, 2 होगा। आप निकाल कर खुद से देख लीजिए, और दोनों का अनुपात निकालिएगा तो कितना आएगा, 10:1 आएगा। कितना आएगा, 10:1, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लसा होगा। यानी कि अगर a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का LCM कितना होगा, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य संख्या को गुना कर देते हैं। जैसे आपको निकालना रहे 7 और 5 का,
7 5 का एलसीएम निकालना रहे तो क्या करेंगे, 7 5 35 यानी कि दोनों को गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू बी यानी कि ए गुना बी कर देंगे तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी है वो बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि दो लगातार संख्याओं का मौसा है, दो लगातार संख्याओं का मौसा है। तो दोस्तों दो लगातार संख्या का अगर आपको मौसा निकालना रहेगा तो उसका भी आंसर आएगा 1। कोई भी लगातार संख्या का मौसा निकाल करके देख लीजिए, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो इसको आपको सीधे याद रखना है। अब देखिए इसका यूज कहाँ पे होगा। अब जैसे एग्जाम में पूछ दिया कि 35 और 36 का मौसा निकालिए, आपको पूछ देगा कि 42 और 43 का मौसा निकालिए, दोनों लगातार है तो इसका मौसा कितना होगा, 1 होगा। आपको निकाल कर नहीं देखना है, सीधे डायरेक्ट आंसर करना है। इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा क्योंकि दोनों लगातार है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 5005। अब देखिए इसको 5 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले तो कितना आएगा, 1001। उसके बाद देखिए कितना से डिवाइड होगा, तो 2 और 0 यानी कि 7 से डिवाइड होगा। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7 और 4 और 3 143 आ गया। अब देखिए 143, 4 3 7 1 8। अब 143 कितना से डिवाइड होगा, तो 11 से डिवाइड होगा। तो देखिए हो जाएगा 13 और 13 कितना से डिवाइड होगा, तो 1 से डिवाइड होगा। यानी कि इसका कितना अभाज्य गुणनखंड आ गया, तो 1 2 3 और 4। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अब देखिए 96 का उसी प्रकार से निकालना है अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पर लिखेंगे 96। अब देखिए पहले 2 से लगाएंगे कितना आएगा, तो 48 आ गया। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आ गया, 24 आ गया। फिर 2 से करेंगे तो 12 दूना 24। फिर 2 से करेंगे तो 6। फिर 2 से करेंगे तो 3। यानी कि 2 कितना बार आया, तो 5 बार। तो 2 के पावर 5 होगा और 3 के पावर कितना होगा, 1 होगा। यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में आया है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दोस्तों दो परिमेय संख्या के बीच में अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो इसका आंसर होगा अनंत। यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए, कहता है कि 47 से, कहता है कि 379 को भाग देने पर शेष 3 बचता है, तब भागफल क्या होगा। अब देखिए ये भी प्रश्न दिमाग लगाने वाला है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये आसानी से बन जाएगा। तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। देखिए इसमें किसको भाग दे रहा है, 47 को भाग दे रहा है कितना में, 379 में। तो भाजक इसमें कौन हो गया, तो यहाँ भाज्य हो गया 379 और भाजक कितना हो गया, तो 47 हो गया। और मान लीजिए कि 1 से भागा दे रहे हैं तो इसको गुना 1 से प्लस शेष कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। अब देखिए इसको घटा देंगे तो 47 x बराबर कितना आ जाएगा, तो 379 में 3 घटेगा तो कितना आएगा, 376। और 376 को 47 से अगर भागा करेंगे तो कितना आएगा, तो 8 से कट जाएगा। देखिए 8 चौका 32, 8 चौका 32 इधर हो गया, 8 सत्ते 56। यानी कि देखिए हो जाएगा 376। यानी कि 8 से कैंसिल होगा तो x का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 8। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अभाज्य संख्या सबसे छोटा कौन है, तो 2 है। यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए 18वां सवाल में। देखिए कहता है कि यदि p कॉमा ए स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि p है जो ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो p विभाजित होगा किस से, तो a से विभाजित होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन ही है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। इसको आपको याद रखना है, ये काम करेगा अगर सिद्ध करने वाला प्रश्न रहेगा कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, उसमें यह थ्योरी काम करेगा कि यदि p स्क्वायर p से विभाजित है, तो जो कहता है कि अगर p है वो a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो p विभाजित करेगा किसको, a को विभाजित करेगा। ये सही है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है।
चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, उसका मसा 17 है तो उसका लसा होगा। दोस्तों बहुत आसान है, क्या करेंगे कि 8670 यानी कि 8670 को डायरेक्ट हम लोग 17 से भागा दे देंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग 17 से इसको भागा कर देंगे। तो भागा करेंगे तो कितना आएगा, 510 आ जाएगा। आप भागा करके देख लीजिए खुद से। सबसे पहले वीडियो रोकिए, भागा करके देखिए क्या कैलकुलेशन सही हुआ या फिर नहीं हुआ है। अगर कैलकुलेशन में दिक्कत है तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आया है तो इसको आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए कहता है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो देखिए कोई भी पूर्णांक अगर m हम लोग मान रहे हैं तो उसका सम संख्या का जो रूप होगा वो क्या होगा, तो उसका 2m होगा। यानी कि कोई भी पूर्णांक को अगर हम लोग दोगुना करेंगे तो उसका सम संख्या ही प्राप्त होगा, यानी कि उसका आंसर हो जाएगा 2m। जैसे आप लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, 7 अगर मान लिए पूर्णांक है तो इसका गुना करेंगे तो 7 दूना 14 सम संख्या आया। अगर मान लिए 9, 9 दूना 18 सम संख्या है। मान लीजिए कि 4 लिए, 4 दूना 8, ये भी सम संख्या आया। और विषम संख्या कहेगा तो 2m प्लस 1। अगर विषम संख्या का रूप पूछेगा तो 2m प्लस 1, सम संख्या का पूछेगा तो 2m। आप दोनों क्वेश्चन को याद रखिए, दोनों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और कम से कम अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे अगला वीडियो मिस ना हो सके।